प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि पिछले डिस्कशन में हमने अधिगम के बारे में अध्ययन किया था कि सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो कि साइकोलॉजिकल जो टर्म्स है लर्निंग, तो वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ और कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और सीखने की जो प्रक्रिया है, ये शिक्षा शास्त्र में, मनोविज्ञान में बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिन्होंने कि समय समय पर अपने प्रयोगों द्वारा, अपने अनुभवों द्वारा, अपने व्यवहारों द्वारा सीखने की बहुत सारी विधियों को खोजा है। बहुत सारे अध्ययन उन्होंने किए हैं, बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए हैं और उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। सिद्धांत आप लोग बेसिकली जानते होंगे कि जब भी हम किसी चीज को कोई क्रिया करते हैं और वो क्रिया जब रैपिडली होती है, वो परिणाम हमको बार बार प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे सिद्धांत बन जाते हैं। इसी ढंग से शिक्षा जगत में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं, बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने कि सीखने की प्रक्रियाओं के बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। आज हम उन्हीं अधिगम के सिद्धांतों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सामान्यतः बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने विभिन्न प्रयोगों द्वारा विभिन्न तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उन सिद्धांतों को साइकोलॉजी के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में जितने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उनको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में फर्स्ट है बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज और कनेक्शनिस्ट थ्योरीज, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत, और इसको हम सामान्यतः अनुबंध थ्योरी भी कहते हैं, अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरे है कॉग्निटिव थ्योरीज, यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत। पिछले डिस्कशन में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि ह्यूमन बीइंग जब भी हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो 3H का जो फॉर्मूला है, 3H पर आधारित हमारा जो अध्ययन होता है, पहला वाला जो है वो मेन रहता है आपके हेड से रिलेटेड, यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जिसको हम ज्ञानात्मक कहते हैं, और दूसरा हमारा रहता है हार्ट, जो कि हमारा इमोशनल अटैचमेंट जहां से रहता है उसको हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहते हैं, और तीसरा हमारा रहता है साइकोमोटर वाला पार्ट। तो ये जो दो भाग है, एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है और कनेक्शनिस्टिक थ्योरी है, और दूसरा वाला है कॉग्निटिव थ्योरी। तो पहला जो भाग है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत, जो कि हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है। सेकंड जो H है, इमोशंस से जुड़ा हुआ है। इस पर आधारित जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जितने भी प्रतिपादक हुए हैं, जितने भी इसके सपोर्टर हुए हैं, उन लोगों का ये मानना है कि सामान्यतः जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम सीखते हैं, जब हम अधिगम करते हैं, तो हमारे पास क्या है, कुछ स्टिमुलस होते हैं, कुछ उद्दीपक होते हैं, जिनको देख करके कि हम क्या करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं। हमारे सामने कोई चीज आती है और उस चीज को देख करके हम क्या करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। और वो प्रतिक्रियाएं जब रिपीटिशन उनका होता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, सीखने की एक प्रक्रिया हो जाती है। और दूसरा जो भाग है कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव थ्योरीज हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न के मनुष्य का जो फर्स्ट H है, यानी मस्तिष्क पर आधारित संज्ञानात्मक जो थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम जो फर्स्ट वन है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी या कनेक्शनिस्टिक थ्योरी है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस फील्ड में भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है, विभिन्न प्रकार के जो अध्ययन है, उनके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया गया है। कनेक्शनिस्टिक थ्योरीज के अंतर्गत जो मेन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उनमें से जो प्रमुख है वो सबसे पहले है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म की है। सेकंड वन है पावलोव थ्योरी, पावलोव की थ्योरी है। पहले वाली थॉर्नडाइक की थ्योरी है, दूसरी थ्योरी जो पावलोव की है, और तीसरी स्किनर की है। चौथी जो थ्योरी है वो हुल्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है। नेक्स्ट है गुथरीज थ्योरी ऑफ कॉन्टिग्यूटी है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी, टॉलमेंस थ्योरी ऑफ लर्निंग, लेविन्स फील्ड थ्योरी है।
गेनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग है और बुंडराज थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक हुए हैं, चाहे पावलोव हुए हैं, चाहे स्किनर हुए हैं, चाहे वो हल हुए हैं, और चाहे वो गुथरी हुए हैं, चाहे वो इनसाइट की थ्योरी है, चाहे टॉलमेंस की थ्योरी है, या लेविन्स की थ्योरी है, गेने की थ्योरी है और बुंडराज की थ्योरी है, इन सब लोगों ने शिक्षा जगत के क्षेत्र में, अधिगम के फील्ड में, सीखने के क्षेत्र में इन्होंने क्या है, अपने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं और उन पर उन्होंने कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला है, कोई न कोई प्रतिक्रियाएं उन्होंने अभिव्यक्त की है, जिसके आधार पर कि हम आज भी उन सिद्धांतों को, उन प्रतिक्रियाओं को, उन प्रयोगों को हम आज भी अपने दैनिक जीवन में, अपने शिक्षा जगत में, अपनी दिनचर्या में, अपने पठन पाठन में, अपने सीखने की प्रक्रिया में हम क्या है, इन सिद्धांतों को आज भी प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम थॉर्नडाइक की थ्योरी, जो थॉर्नडाइक की जो कनेक्शनिज्म की थ्योरी है, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसका जो मुख्य नाम है वो है थॉर्नडाइक का अनुबंध सिद्धांत। इसको हम कहते हैं थॉर्नडाइक का अनुबंध सिद्धांत। इसके जो फाउंडर हुए हैं वो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हुए हैं, और जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और इसी सिद्धांत को हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, यानी उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। SR बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। और जो मेन नाम से जो ये प्रचलित है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्रयास एवं त्रुटि का सीखने का सिद्धांत हम इसको कहते हैं। इस नाम से ये मेन फोकस है। थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट है, थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इन्होंने जब ये मान करके चला कि सीखने की जो प्रक्रिया है, किस ढंग से हम सीखते हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। थॉर्नडाइक ने जो अपने प्रयोग किए हैं, इन्होंने अपने प्रयोग बिल्ली के ऊपर किए हैं, चूहों के ऊपर किए हैं और चूजों के ऊपर किए हैं। मुर्गी के जो बच्चे हैं इनके ऊपर क्या है, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो सामान्यतः जब थॉर्नडाइक ने सबसे पहले देखा तो उनको ये लगा कि जब हम कोई भी चीज हमारे सामने आती है तो उसको देख करके हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, हम उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, उसका रिस्पॉन्स करते हैं। जब हमको वो चीज प्राप्त होती है तो हम उसको प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न तरह के प्रयास करते हैं और विभिन्न तरह की हम क्या है, प्रतिक्रियाओं की हम उसमें अभिव्यक्ति करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक प्रयोग किया, जैसे कि आप इस दृश्य देख पा रहे हैं। एक सिंबॉलिक एक केज बनाया गया है, एक पिंजरा बनाया गया है, और इस पिंजरे के अंदर एक बिल्ली को बंद रखा गया है। एक बिल्ली इसके अंदर रखी गई है और बाहर ये एक कटोरा है, एक प्लेट है, और इस प्लेट पर बिल्ली का भोजन इस पर रखा गया है। ये सिंबॉलिक है, आप इसे इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ये सिंबॉलिक है, इस प्लेट पर मीट पाउडर रखा हुआ है, और ये एक पिंजरा है और एक ग्लास का पिंजरा है, इसके अंदर एक बिल्ली को रखा गया है। और ये जो बिल्ली है ये भूखी बिल्ली है और एकदम खाने के लिए लालायित है। तो बिल्ली इसके अंदर इसको जब रखा गया है, और ये पारदर्शी केज है, ये जो केज है ये पजल बॉक्स है और ये पारदर्शी है। बिल्ली इससे इस भोजन को अच्छे ढंग से देख पा रही है कि मेरे लिए बाहर भोजन रखा हुआ है। इस केज में एक दरवाजा है, यहाँ पर एक दरवाजा है, और दरवाजे के साथ ही एक चटकनी लगी हुई है, एक छोटा सा खटका है, जिसको दबाने से, अगर उस खटके को हम दबा देंगे तो बिल्ली दरवाजा खोल करके बाहर आ पाएगी और अपना भोजन प्राप्त कर पाएगी। तो थॉर्नडाइक ने जब ये प्रयोग किया तो उन्होंने भूखी बिल्ली को क्या करा, इस पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। बिल्ली ने बड़ी उछल कूद मचाई, बाहर उसको भोजन दिख रहा था और बराबर वो भोजन प्राप्त करने के लिए बड़ी लालायित थी, और वो बार बार उछल कूद मचा रही थी, लेकिन वो इस पिंजरे को नहीं खोल पा रही थी। तो बहुत सारी जब प्रतिक्रियाएं बिल्ली ने करी, बहुत उछल कूद मचाई, इसमें सलाखें भी लगी हुई थी, उन सलाखों से बाहर निकलने की बिल्ली ने कोशिश करी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। तो अंततः बिल्ली का जो पंजा है वो चटकनी पर पड़ गया। इसके अंदर जो चटकनी लगी हुई थी वो बचांस बिल्ली का जो पंजा है वो उस चटकनी पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया, और उससे बिल्ली क्या है, बाहर आकर के बिल्ली ने अपना भोजन प्राप्त कर लिया। तो इमीडिएट थॉर्नडाइक ने इस प्रैक्टिकल को फिर क्या किया, इसको रिपीट किया। इस प्रैक्टिकल को उन्होंने दोबारा से दोहराया, फिर बिल्ली ने दोबारा से उछल कूद मचाई और उस चटकनी को खोला और फिर अपना भोजन प्राप्त कर। तो ऐसी स्थिति में थॉर्नडाइक ने इस प्रैक्टिकल को कई बार किया, और धीरे धीरे
एक ऐसी स्थिति आई, कई प्रयासों के बाद एक ऐसी स्थिति आई जब भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा गया तो बिल्ली ने पहले ही प्रयास में चटकनी खोली और अपना भोजन प्राप्त कर लिया। तो बिल्ली क्या है, उससे एकदम से जो एक स्टिमुलस था यहां पर और बिल्ली का जो रिस्पॉन्स था, अब वो क्या हो गया, एक दूसरे पे क्या है वो कनेक्ट हो गया और बिल्ली बिना किसी बाधा के क्या है वो सीधे से ही इसको भोजन को प्राप्त कर लिया। तो यानी बिल्ली ने जितने भी प्रयास किए, जितने भी ट्रायल किए, उसने जितनी भी उसने गलतियां करी, उस गलतियों क्या है, बिल्ली का जो अनुभव है, बिल्ली का जो एक्सरसाइज है वो बराबर क्या है परफेक्ट होती गई और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली एकदम से परफेक्ट हो गई और जैसे ही बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा जाता था, अब बिल्ली तुरंत क्या है चटकनी उस अपने पंजे से खोली और बाहर आकर के अपना भोजन प्राप्त कर लिया। लेकिन इस प्रैक्टिकल के दौरान थॉर्नडाइक ने एक बात का अनुभव किया कि इस चीज की दो शर्तें थी। पहली बात यह थी कि बिल्ली का भूखा होना जरूरी है, बिल्ली का भूखा होना जरूरी है। अगर बिल्ली ने पूरा भोजन प्राप्त करा हुआ है तो वो क्या है स्टिमुलस के प्रति वो आकर्षित नहीं होगी, फिर उसको खाने की कोई लालसा नहीं रहेगी, फिर तो उसका पेट भरा हुआ, वो पिंजरे से बाहर आने की कोई कोशिश नहीं करेगी। तो पहली शर्त ये है कि बिल्ली को क्या है भूखा होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि बाहर जो आपने प्लेट रखी हुई है इसमें बिल्ली के लिए स्टिमुलस होना बहुत जरूरी है, इसमें बिल्ली के लिए भोजन होना जरूरी है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि बिल्ली को भूखा रखा गया है और बिल्ली अंदर उछल कूद मचा करके किसी ढंग से चटकनी खोल करके बाहर आई और बाहर बिल्ली को स्टिमुलस ना मिले, उसको भोजन ना मिले तो फिर उस प्रतिक्रिया को नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में स्किनर ने पाया कि बिल्ली के पहली बात है कि बिल्ली को भूखा होना चाहिए, दूसरा उसके लिए स्टिमुलस क्या है उपलब्ध होना चाहिए। तो लर्निंग का जो ये थ्योरी है, कनेक्शनिज्म की थ्योरी है, इस ढंग से थॉर्नडाइक ने पाया कि एक समय ऐसा आया है कि इनके जो आपका स्टिमुलस है, जो आपका एक रिस्पॉन्स है, उसके बीच में क्या हो गया एक अनुबंध हो गया और उसके आधार पर मनुष्य क्या है यही चीजें थॉर्नडाइक ने बच्चों पर भी इंप्लीमेंट करी कि जब ऐसी परिस्थिति आती है किसी काम को बच्चा जब करता है तो वो धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर के द्वारा एक दिन उसमें दक्षता हासिल कर लेता है। इस प्रैक्टिकल के जो थ्योरी के जो मेन स्टेप्स है, इसमें कुछ इसके जो स्टेप्स है, सबसे पहले ड्राइव, यानी आपके पास एक ड्राइव होना चाहिए जो कि आपको स्टिमुलेट करे, आपके अंदर एक ऐसी ड्राइव होना चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए जिससे कि आप क्या है किसी काम को करने के लिए उत्तेजित हो, उस काम को करने की आप इच्छा आपके अंदर व्यक्त हो। तो सबसे पहली बात है हंग्रीनेस, कि बिल्ली का क्या है हंग्रीनेस क्या है, एक ड्राइव है, एक चालक है जो कि बिल्ली को, अगर बिल्ली भूखी नहीं होगी तो वो खाने की कोशिश नहीं करेगी, चाहे बाहर मीट ही क्यों ना रखा हो, कोई भी भोजन बाहर रखा हो, अगर बिल्ली भूखी नहीं है तो वो चालित नहीं होगी। इसलिए इस जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत में चालक का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात गोल, जैसा कि हमने कल भी डिस्कशन किया था, जब हम डिस्कशन कर रहे थे लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। अधिगम एक प्रक्रिया है बल्कि एक परिणाम नहीं है। और प्रक्रिया आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि प्रक्रिया क्या है, बिना लक्ष्य के कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती है। जब हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित होगा, हमारा कोई गोल निर्धारित होंगे, हमारे कोई उद्देश्य निर्धारित होंगे, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, कोई प्रक्रिया हम करते हैं। तो इसी ढंग से अधिगम भी हमारा क्या है, एक प्रक्रिया है और उसके लिए गोल का होना बहुत जरूरी है। तो थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है उसके अंतर्गत गोल भी होना बहुत जरूरी है। तो बिल्ली का जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था, प्लेट पर रखा हुआ मीट पाउडर। अगर बाहर मीट पाउडर न रखा होता तो चाहे बिल्ली भूखी ही क्यों ना होती और वो पिंजरे के अंदर होती, जब उसको बाहर अपने लिए कुछ नहीं दिखाई देता, भोजन नहीं दिखाई देता, तो बिल्ली किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करती। इसलिए इसका जो एक्सपेरिमेंट का जो सेकंड स्टेप है वो है गोल, और इस प्रैक्टिकल का जो गोल था वो क्या था, मीट पाउडर था। बाहर प्लेट में मीट पाउडर रखा हुआ है, उसी के लिए बिल्ली क्या है उत्तेजित थी, उस मीट पाउडर को पाने के लिए वो विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं एक पिंजरे के अंदर कर रही थी। तीसरी बात, ब्लॉक होना चाहिए, एक बैरियर होना चाहिए, एक ऑब्स्टिकल होना चाहिए जिसको कि पार करने की कोशिश की जाए। अगर बीच में आपके ऑब्स्टिकल नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगी, कोई ब्लॉक नहीं होगा, फिर तो आप क्या है इजीली उस चीज को प्राप्त कर जाएंगे। तो इस प्रैक्टिकल में जो ऑब्स्टिकल था वो था पजल बॉक्स, यानी जो पिंजरा था वो एक बाधा थी, उस बाधा को पार करके बिल्ली को मीट पाउडर तक पहुंचना था, अपने भोजन तक उसको पहुंचना था। नेक्स्ट है रैंडम मोमेंट्स,
रैंडम मूवमेंट्स भी क्या है, ये स्टेप्स है कि बिल्ली द्वारा बार बार क्या है विभिन्न प्रयास किए जाते। रैंडमली बिल्ली उछल कूद मचा रही थी कि कभी तो बिल्ली इधर उधर उछल रही थी, कभी वो सलाखों के इधर उधर खींचने की कोशिश कर रही थी, कभी वो सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश कर रही थी, कभी ऐसी स्थिति आ रही थी कि वो पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो विभिन्न तरह के बिल्ली क्या कर रही थी, मूवमेंट्स कर रही थी, इसलिए अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। और अपने गोल को वो इसलिए प्राप्त करना चाह रही थी क्योंकि बिल्ली क्या थी, भूखी थी, हंग्रीनेस थी बिल्ली, इसलिए वो अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और नेक्स्ट इसका जो स्टेप है, चांस सक्सेस। जब बिल्ली ने विभिन्न प्रयास किए, रैंडम मूवमेंट्स बिल्ली द्वारा किए गए, तो उसका क्या है, पंजा उसका जो था वो अचानक चटकनी पर पड़ गया। जो पजल बॉक्स था, उस पजल बॉक्स की चटकनी पर बाई चांस क्या है, बिल्ली का पंजा पड़ गया और उससे वो चटकनी खुल गई, और जिससे कि बिल्ली क्या है, बाहर आकर के बिल्ली ने अपना भोजन प्राप्त कर लिया, अपना गोल उसने प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। जब आप पहली बार तो आपका जो पंजा है, बिल्ली का जो पंजा है, वो बाई चांस चटकनी पर पड़ा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब उसने विभिन्न ट्रायल किए, इसीलिए इस थ्योरी का नाम ट्रायल एंड एरर है, भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत। जब उसने बार बार प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जब उसने बार बार प्रयास किए, उसके बाद वो क्या है, अपने मोमेंट को समझ गई कि मैं किस ढंग से पंजे को चटकनी पर रखूंगी और चटकनी खुल जाएगी। तो बिल्ली द्वारा क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मोमेंट पैकेट और फिक्सेशन। और उसके बाद तो बिल्ली इतनी एक्सपर्ट हो गई कि वो क्या है, एकदम फिक्सेशन हो गई है। उसका जो स्टिमुलस और जो आपका रिस्पॉन्स उसका है, वो इतना फिक्स हो गया कि भूखी बिल्ली को जैसे ही आपने पिंजरे के अंदर रखा, बिल्ली ने तुरंत चटकनी पर अपना पांव रखा और तुरंत चटकनी को खोला और अपना जो गोल है उसको प्राप्त कर लिया। तो इस ढंग से वो क्या है, एकदम उसका फिक्सेशन हो गया। अब वो एकदम इतनी एक्सपर्ट हो गई, इतना अनुभव उसका हो गया कि पिंजरे के अंदर रखते ही क्या है, वो तुरंत चटकनी पर उसने अपना पैर रखा और अपना भोजन प्राप्त कर लिया। तो इस तरह की जो स्टेप्स थे थॉर्नडाइक की थ्योरी के, वो हम लोगों ने अभी डिस्कशन की। इसके बाद ये एक चार्ट है जिसके द्वारा कि बिल्ली के जो विभिन्न स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो बॉन्ड है, जिसको कि हम इसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं, बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, उसके आधार पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि R1, R2, R3, R4 को रिप्रेजेंट किया गया है रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2 से, रिस्पॉन्स 3 से एंड रिस्पॉन्स 4 से। और ये इधर एस है स्टिमुलस। यहाँ पर एक इफटी कैट प्लेस्ड इन ए केज एंड फुट आउटसाइड द डोर। एक बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद किया गया है और उसका भोजन उस पिंजरे के बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर ये इसका स्टिमुलस है, ये केज है, केज के बाहर क्या है, एक स्टिमुलस रखा गया है, मीट पाउडर रखा गया है। इसके लिए बिल्ली की जो पहली जो प्रक्रिया होगी, फर्स्ट जो रिस्पॉन्स बिल्ली का होगा, कैट मेक्स रैंडम मूवमेंट्स ऑफ जंपिंग, डैशिंग एंड रनिंग। बिल्ली क्या है, पिंजरे के अंदर इधर उधर दौड़ रही है और अपनी क्या है, उछल कूद मचा रही है। फर्स्ट जो जब बिल्ली के सामने कोई स्टिमुलस आएगा तो सबसे पहले उसकी जो प्रतिक्रिया होगी, फर्स्ट उसका जो रिस्पॉन्स होगा, वो पिंजरे के अंदर क्या कर रही है, उछल कूद मचा रही है, इधर उधर दौड़ रही है, वो जंपिंग कर रही है, डैशिंग कर रही है, रनिंग कर रही है। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, इस स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या कर रही है, पिंजरे के अंदर उछल कूद मचा रही है। सेकेंड रिस्पॉन्स बाय कैट, कैट क्लैव एट द बार्स ऑफ द केज। पिंजरे की जो बार बनी हुई है, पिंजरे के अंदर जो सलाखें लगी हुई है, उन सलाखों को क्या कर रही है बिल्ली, नोच रही है, खींच रही है, उनको हिला रही है जोर जोर से, ताकि वो टूट जाएं और बिल्ली के लिए एक स्पेस बने कि वो पिंजरे से बाहर आ सके। इस ढंग से बिल्ली क्या है, उस केज से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपने भोजन को, इस स्टिमुलस को क्या है, वो प्राप्त कर सके। ये बिल्ली का सेकेंड रिस्पॉन्स है। और थर्ड रिस्पॉन्स है बिल्ली का, कैट ट्राइज टू स्क्वीज बिटवीन द बार। बिल्ली क्या कर रही है, जो सलाखें हैं, केज की जो सलाखें हैं, उनके बीच से बाहर निकलना चाह रही है। वो सलाखों को खींच रही है, इधर उधर उसको कर रही है और उनके बीच से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। तो ये बिल्ली का थर्ड रिस्पॉन्स था। और फोर्थ रिस्पॉन्स है, कैट पुशेस द लीवर ऑफ द डोर ऑफ द केज, द डोर ओपन्स एंड कैट गेट्स टू द फूड। चौथा जो उसका रिस्पॉन्स था, बिल्ली ने क्या किया कि उसका जो पंजा है वो लीवर पर पड़ा, उस खटके पर पड़ा जो केज के अंदर पड़ा था, यानी उस चटकनी पर पड़ा, जिससे कि क्या है, दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने बाहर आकर के अपना भोजन प्राप्त कर लिया। तो इस ढंग से इस स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए
इस भोजन को प्राप्त करने के, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने क्या है, विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं करी, विभिन्न तरह के रिस्पॉन्स बिल्ली द्वारा दिए गए हैं। कभी वो क्या है, केज के अंदर उछल कूद उसने बनाई, फिर उसने क्या है, उसके जो बार्स थी, केज की बार्स थी, उसको हिलाने की कोशिश करी, उसको चौड़ा करने की कोशिश करी, और फिर उसने क्या है, उन बार्स के बीच से बाहर निकलने की कोशिश करी। अल्टीमेटली अंतिम प्रक्रिया में बिल्ली का पंजा चटकनी में पड़ा और चटकनी खुल गई, जिससे कि बिल्ली ने बाहर आकर के अपने भोजन को प्राप्त किया। आफ्टर सम ट्रायल्स, ये तो एक फर्स्ट चांस था जो हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा। ये एक चांस था, केवल ये पहला चांस था कि उसने इतनी प्रक्रिया करी और उसकी चटकनी पर उसका पहिया पड़ा और वो बाहर निकल के उसने अपने भोजन को प्राप्त कर लिया। आफ्टर सम ट्रायल्स, कुछ प्रयासों के बाद, जब बिल्ली ने इस टाइप से बिल्ली को बार बार, भूखी बिल्ली को केज में बंद किया, तो उसके बाद क्या है, कुछ प्रयासों के बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एस फॉर स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पॉन्स, इसके बीच में एक बंधन हो गया, एक बॉन्ड बन गया है। क्या हो गया है, एक बंधन हो गया है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत एक क्लियर बात है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए, आप उससे संतुष्टिपूर्ण आपका क्या है, रिस्पॉन्स होना चाहिए। इस तरह से जब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सेटिस्फाई होगा तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा, एक बंधन हो जाएगा, जिस ढंग से बिल्ली का स्टिमुलस के प्रति हो गया है। अब आप बिल्ली को कभी भी पिंजरे के अंदर आप बंद कर देंगे तो बिल्ली तुरंत चटकनी पर पैर रखेगी और उस केज को खोलेगी और बाहर आकर के अपना भोजन प्राप्त करेगी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का क्या है, एक बॉन्ड बन गया है। और ये बॉन्ड क्या है, एक परमानेंट बॉन्ड हो गया है, एक परमानेंट बॉन्ड हो गया है, जिससे कि बिल्ली, जब भी आप भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखेंगे तो वो चटकनी को खोल करके अपने भोजन को प्राप्त कर लेगी। इस ढंग से थॉर्नडाइक महोदय ने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं और जो बिल्ली का जो प्रयोग था, इसके आधार पर उन्होंने लर्निंग के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। लर्निंग के उन्होंने विभिन्न जो सिद्धांत बनाए हैं उसमें उन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें से जो 3 सिद्धांत है जिनको कि थॉर्नडाइक के बेसिक प्रिंसिपल कहा जाता है, मुख्य सिद्धांत कहा जाता है। पहला सिद्धांत है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी अभ्यास का सिद्धांत। दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का सिद्धांत। और लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का सिद्धांत या तैयार रहने का सिद्धांत। तो पहला जो सिद्धांत है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी अभ्यास का सिद्धांत। जैसा आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, वही बात थॉर्नडाइक महोदय ने कही थी। जो उन्होंने बिल्ली का जो प्रयोग किया, जिसको कि उनका जो जिस नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, ट्रायल एंड एरर, अभ्यास एवं त्रुटि के सिद्धांत से क्या है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। मैक्सिमम लोग उसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से ही जानते हैं। तो उन्होंने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका अधिगम उतना ही सुदृढ़ होगा, उतना ही मजबूत क्या होगा, आपके सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं। आप जिस काम को भी जितने बार करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज्यादा क्या है आपका अधिगम अच्छा होगा। आपका मजबूती से आप उसको सीखेंगे और आप ऐसा सीखेंगे कि आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप जब आप छोटे बच्चे होते हैं, आप साइकिल चलाना सीखते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे आप साइकिल चलाने में आप क्या है बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। आपके अंदर इतनी एक्सपर्टाइजेशन आ जाती है कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप हाथ और पैर दोनों छोड़ करके भी साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं। आप कार ड्राइविंग का लीजिए, अगर आप लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का इरा है और आप मोबाइल चलाने की आप बात करें तो बच्चे क्या है मोबाइल को चलाने में इतने एक्सपर्ट है। क्यों? क्योंकि वो क्या है बराबर उसकी एक्सरसाइज करते रहते। तो इसी बात पर अपने प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक महोदय ने ये प्रूफ किया है कि हमारा क्या है सीखने का जो प्रक्रिया है, अधिगम की हमारी जो प्रक्रिया है, उस पर क्या है लॉ ऑफ एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि हम जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा हम क्या है सीख पाए। दूसरी बात उन्होंने कही है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। किसी भी चीज पे जितनी ज्यादा वो प्रभावशाली होगी उतना ही ज्यादा हम क्या है सीख पाए। इस थ्योरी के आधार पर जो उन्होंने कैट वाला एक्सपेरिमेंट किया है, इस पर आप देखेंगे तो जैसा मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं कि बिल्ली 2 शर्तें होनी बहुत जरूरी है। पहली बात, बिल्ली का भूखा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बाहर उसका स्टिमुलस होना बहुत जरूरी है। बिल्ली जब भूखी होगी
तभी उसके ऊपर क्या होगा, भोजन का प्रभाव होगा, अन्यथा उसके ऊपर भोजन का कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर बिल्ली भूखी नहीं है तो आप बाहर कुछ भी चीज रख दीजिए, बिल्ली ना तो कोई प्रतिक्रिया करेगी, ना ही वो चटकनी खोलने का प्रयास करेगी। अगर वो किसी ढंग से बाहर आ भी गई तो बाहर का जो भोजन रखा हुआ है, जो स्टिमुलस रखा हुआ है, वो उसके लिए बेकार होगा, वो उसको प्रयोग नहीं करेगी। तो इस ढंग से भोजन का क्या है, बिल्ली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। एक उन्होंने जो थ्योरी दी है वो लॉ ऑफ इफेक्ट के लिए, प्रभाव का नियम। तीसरी बात, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का सिद्धांत। अपने प्रयोग द्वारा थॉर्नडाइक महोदय ने यह प्रूफ किया है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम होना बहुत जरूरी है सीखने के लिए। जब तक आप तत्पर नहीं है, जब तक आप रेडी नहीं है, किसी काम को करने के आप इच्छुक नहीं है, जब तक आप उसको करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक क्या है, उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा और आप किसी भी ढंग से नहीं सीख पाएंगे। अपने प्रैक्टिकल में जैसे उन्होंने प्रूफ किया है कि बिल्ली भोजन प्राप्त करने के लिए एकदम तैयार थी। बाहर जो स्टिमुलस रखा गया था, बाहर जो भोजन रखा गया था, उसको प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या है, एकदम से तैयार थी और वो ये चाह रही थी कि कब चटकनी खुले, कब इसका दरवाजा खुले और कब मैं जाकर के बाहर जाकर के भोजन को प्राप्त करूं। इसी ढंग से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में आते हैं। किसी काम को अगर हम करने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, बिना मन से करेंगे और वो सार्थक नहीं होगा। इसी ढंग से हमारी अधिगम की प्रक्रिया है, जब तक कि हम सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हम किसी भी चीज को अच्छे ढंग से नहीं से। ये थॉर्नडाइक के बेसिक प्रिंसिपल है, मुख्य सिद्धांत है उनके, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का है, लॉ ऑफ इफेक्ट का है, लॉ ऑफ रेडीनेस का है। इसके अलावा थॉर्नडाइक महोदय ने कुछ अन्य सेकेंडरी लॉज भी दिए हैं, जिनमें से लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का है, यानी बहु प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, लॉ ऑफ मेंटल सेट, एटीट्यूड, है ना। जब तक कि आपकी मानसिक जो एक क्षमता है उसको आप सेट नहीं करेंगे तब तक भी आप नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। पांचों में ही हल्का सा इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में कि आप क्या है, किसी भी काम को करने के लिए जब आप सीखना चाहते हैं, जब सीखने की प्रक्रिया होती है, अध्ययन की प्रक्रिया होती है, तब आपका क्या है, सीखते समय जब आप सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं उस समय आपका क्या है, बहुत सारे रिस्पॉन्स आपके प्राप्त होते हैं। अब उसमें से कौन सा रिस्पॉन्स सही है, कौन सा रिस्पॉन्स एग्जैक्ट है, उसको हमको सर्च करना है, उसको हमको पिक करना है। जैसे आप प्रेजेंट प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे तो बिल्ली ने क्या है, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस किए। कभी वो केज को हिला रही थी, कभी उसमें उछल-कूद मचा रही थी, कभी उसके बार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, कभी बार के बीच से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो रियल रिस्पॉन्स था वो क्या था, उसके खटके पर पंजा पड़ना। इसलिए हम सीखने की जब प्रक्रिया होती है तो हम क्या है, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस करते हैं और जो रिस्पॉन्सेस राइट रिस्पॉन्स होता है वही हमारा क्या होता है, उसी पे हम फिक्स हो जाते हैं, वहीं पे फिक्सेशन हमारी हो जाती है और वो हमारी क्या है, परमानेंट लर्निंग की ओर, एक नियत अधिगम की ओर क्या है, वो आगे बढ़ती है। अगर हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं होगा तो वो क्या है, हमारी लर्निंग नहीं मानी जाएगी, बल्कि हम उस प्रक्रिया से और आगे हमको उसको गुजरना होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। जब तक कि आपका एटीट्यूड या आपके मानसिक रूप से आप उसके लिए तत्पर नहीं है, आपने अपने दिमाग को सेट नहीं किया है, आपने एटीट्यूड को सेट नहीं किया है, तब तक आप कोई भी चीज नहीं सीख सकते हैं। जब तक आप मानसिक रूप से किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक आप दिमागी रूप से किसी काम को नहीं करना चाहते हैं, तब तक आप किसी भी काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, जब तक आपका जो इच्छा है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो मेंटल लेवल है, वो किसी काम को करने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए अगर वो तैयार नहीं है तो आप अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमको, अगर हम अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो हमको क्या है, अपने मेंटल को, अपने दिमाग को उसी रूप से सेट करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को उसी ढंग से हमको चेंज करना होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। हम क्या है कि छोटी छोटी एक्टिविटी, पार्शियल एक्टिविटी के द्वारा, छोटे प्रयासों द्वारा हम क्या है उसको सीख सकते हैं। जिस ढंग से प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट में बिल्ली ने भी क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए छोटी छोटी प्रक्रियाएं उसने करी है और उसके आधार पर ही वो क्या है, जो आपका लास्ट मोमेंट था, जो जहां पर बिल्ली फिक्स हुई है, चटकनी पर पंजा रखने पर, तब तक क्या उसने विभिन्न तरह की छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं उसने की है। लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता का, इसके आधार पर थॉर्नडाइक महोदय ने एक और अन्य महत्वपूर्ण खोज करी है, एक अन्य सिद्धांत की खोज करी है कि सादृश्यता का भी क्या है,
सिद्धांत प्रतिपादित होता है कि इस टाइप से जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा ये वाला जो काम है, ये वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये वाले हमारे जो रिस्पॉन्सेस है, ये हमारे क्या है, इसी टाइप के जो रिस्पॉन्स है उसके द्वारा हम क्या है कोई दूसरा अधिगम भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर हम क्या है साइकिल सीखने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, हम साइकिल में कभी गिरे भी, कभी उठे भी, कभी चोट भी लगी है, कभी हमने अपनी साइकिल भी तोड़ी है, लेकिन साइकिल सीखने के बाद हमारा जो साइकिल सीखने के में जो हमने रिस्पॉन्स दिए, जो ट्रायल एंड एरर हमने किया, वो गलती हम क्या करेंगे मोटरसाइकिल चलाने में नहीं करेंगे। यही काम हमारा वहां पर भी, गलती तो हमने एक जगह करी थी लेकिन हम क्या है उसको दूसरी जगह हमने उसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये भी सेम एनालॉजी की तरह है कि हम क्या है अपना जो एक अनुभव है उसको हम क्या करते हैं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उसको जो हमने कहीं पर सीखा है, जो प्रैक्टिकल हमने एक जगह किए हैं, उनको हम क्या है दूसरे कामों में भी हम उनको प्रयोग कर सकते हैं। हम कहीं पर एक चीज सीख रहे हैं और उस सीखे हुए काम को क्या है हम दूसरी जगह भी उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा थॉर्नडाइक महोदय के दो और रूल है, एक है लॉ ऑफ रिसेंसी, नवीनता का सिद्धांत, और दूसरा है लॉ ऑफ प्रेफरेंस। अपने प्रयोगों द्वारा थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ रिसेंसी का भी प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा कि नवीनता का सिद्धांत होना चाहिए कि हमेशा चाहे वो कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, वो लॉ ऑफ रिसेंसी को फॉलो करता है। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा क्या होता है उत्सुक होता है। इसलिए हम जब भी कोई चीज सीखना चाहते हैं तो नई चीजों को हम क्या करते हैं जल्दी से सीखते हैं और जल्दी से सीखने की कोशिश करते हैं। किसी भी काम में अगर कोई नवीनता हो तो हम उस चीज को नए ढंग से हम सीखते हैं। अगर कोई चीज एज इट इज चल रही है, पुरानी चीज है, तो शायद हमारा रुचि उतनी नहीं रहती है, हम उतने ध्यान से, उतने विवेक से उस चीज को सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसमें नवीनता है तो हम क्या है और ज्यादा मोटिवेट होकर के उस काम को करते हैं और हम उस चीज को जल्दी से सीख पाते हैं। और नए काम हम जब करते हैं तो वो हमारे क्या है जो लर्निंग है वो भी हमारी परमानेंट होती है। इसी ढंग से लॉ ऑफ प्रेफरेंस, वरीयता का, प्रेफरेंस का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है कि कोई भी चीज है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आपके पास प्रेफरेंसेस है तो आप बहुत अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि आपको 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको दिया गया है मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है और हिस्ट्री है। अब बच्चा क्या है, बच्चे के पास प्रेफरेंसेस है, वो जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट को पिकअप करेगा। सपोज है किसी का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में, वो मैथमेटिक्स को करेगा, किसी का साइंस में है तो वो साइंस को लेगा, किसी का हिस्ट्री में है वो हिस्ट्री को लेगा, किसी का इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश को लेगा, क्योंकि उसके पास चांस है, प्रेफरेंसेस उसके पास है। अगर उसके पास प्रेफरेंसेस नहीं होंगी तो अगर आपने एक बच्चे को ये कह दिया कि उसका इंटरेस्ट तो मैथमेटिक्स में, लेकिन आप उससे कह रहे कि बेटा आप इंग्लिश पढ़िए या इंग्लिश में अधिगम कीजिए, तो उसका अधिगम उतना अच्छा नहीं होगा जितना अधिगम उसका मैथमेटिक्स का होगा। इसलिए थॉर्नडाइक महोदय ने लॉ ऑफ प्रेफरेंस को भी प्रतिपादित किया गया। तो आप देख पाएंगे कि थॉर्नडाइक ने एक जो प्रैक्टिकल उन्होंने किया, प्रैक्टिकल के आधार पर उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो इस ढंग से जो एसआर जो थ्योरी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो थ्योरी है थॉर्नडाइक महोदय की, वो प्रेजेंट टाइम में भी हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण उसका रोल है। और सीखने के बहुत सारे प्रतिपादन जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए हैं, जिनके बारे में कि हमने डिस्कशन किया, जिनमें से 3 मुख्य है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, वो हमारे टीचिंग में आज भी बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किए जा रहे हैं और हमारे बच्चे उसका आज भी उपभोग कर रहे हैं। ये तो था थॉर्नडाइक का थ्योरी, कनेक्शन थ्योरी उसकी, संबंधवाद थॉर्नडाइक का। इसके बाद नेक्स्ट जो ह्यूरिस्टिक थ्योरी है, पावलोव्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया, चूहों पर अपने प्रयोग किए और उन्होंने कुत्तों पर अपना प्रयोग किया और चूजों पर उन्होंने अपना प्रयोग किया, वैसे ही पावलोव ने भी क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। पावलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। जिस ढंग से थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बेस बना करके अपना प्रयोग किया, उसी ढंग से पावलोव महोदय ने कुत्ते को बेस बना करके उन्होंने अपने प्रैक्टिकल को प्रतिपादित किया है। पावलोव महोदय ने जब उनके दिमाग में एक सोच आई, उनके पास एक विचार था, वो अक्सर इस बात को अनुभव किया करते थे
कि बहुत सारे नेचुरल रिस्पॉन्सेज होती हैं, बहुत सारी प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को या किसी भी चीज को क्या है उत्तेजित कर देती है, एकदम से एक्साइट कर देती है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप सड़क पर सीधे सीधे चल रहे हैं और पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है, एकदम से तेज हॉर्न बजाती है, तो आप क्या होते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं, एकदम से हिचकिचाहट सी आपके मन में आ जाती है कि ये क्या हो गया। आप देखते होंगे कि कई बार सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि जैसे ही आपकी आंखों में पड़ती है, आपकी आंखें क्या है, एकदम से बंद हो जाती है। तो इस टाइप की प्रतिक्रियाएं जब पावलोव महोदय ने देखी, तो उनके विचार में आया कि वास्तव में जो इस टाइप की थ्योरीज है, ये क्या है, कंडीशनल है, कि इनके ये नेचुरल थी, लेकिन क्या हम ऐसे ही कंडीशनल रिस्पॉन्स भी प्राप्त कर सकते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने अपने नौकर को देखा, जब उनका नौकर उन्हें कुत्तों को भोजन देने के लिए जाता था, तो कई बार कुत्ते क्या है, जैसे ही नौकर आ रहा होता तो कुत्तों के मुंह से क्या है, लार टपकनी शुरू हो जाती थी। तो इसी को बेस बना करके पावलोव महोदय ने अपना एक प्रयोग किया कुत्ते पर, जिसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है। ये पावलोव महोदय का एक सिंबॉलिक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर शो किया गया है। दोबारा से एक केज है, एक पिंजरा बनाया गया है, और इस पिंजरे में कुत्ते को रखा गया है, और बाहर से ये एक ह्यूमन बीइंग है जो कि कुत्ते को उत्तेजित कर रहा है, कुत्ते के लिए एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस तैयार कर रहा है, जिससे कि कुत्ता क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स कर सके। तो पावलोव महोदय ने यह माना कि सपोज कि अगर कोई प्रतिक्रिया है, एक नेचुरल स्टिमुलस है और उसके द्वारा नेचुरल रिस्पॉन्स हो रहा है। सपोज है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और गाड़ी का हॉर्न बजने से आपको घबराहट हो रही है, तो कई बार जब ये प्रतिक्रिया बहुत बार होगी, तो सामान्यतः घर पे भी अगर हॉर्न बज जाए तो आपको एकदम से घबराहट होगी, आपको यही प्रतीत होगा कि कोई गाड़ी आ रही है। तो इसी पर बेस्ड होकर के पावलोव महोदय ने यह माना कि जो नेचुरल स्टिमुलस होता है, उसका नेचुरल ही रिस्पॉन्स होता है। क्या यह संभव है कि अगर हम अननेचुरल स्टिमुलस तैयार करें तो उससे क्या नेचुरल रिस्पॉन्स हमको प्राप्त हो सकता है? तो इसी पर बेस्ड उन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया। उन्होंने ये माना कि उन्होंने एक कुत्ते को पिंजरे के अंदर बंद किया, और उसके लिए उन्होंने एक बेल तैयार करी, एक घंटी तैयार करी। तो ये स्थिति होती थी कि जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया जाता था, कुत्ते को भोजन दिखाया जाता था, तो कुत्ते की लार टपकनी शुरू हो जाती थी। तो पावलोव महोदय ने क्या किया कि जैसे ही वो कुत्ते के पास जाते थे, वो ठीक उससे पहले घंटी बजाते थे और आधे सेकंड के बाद कुत्ते को भोजन देते। उन्होंने ये प्रतिक्रियाएं कई बार करी। वो तुरंत कुत्ते के पास गए, पहले वो घंटी बजा देते थे और उसके आधे घंटे बाद क्या है, भोजन दे देते। तो जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन आता था, कुत्ते की लार टपकनी शुरू हो जाती। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई कि जब पावलोव महोदय ने सिंपली घंटी बजाई और कुत्ते को कोई भी भोजन उन्होंने नहीं दिया, तो इसको देख करके कुत्ते का क्या है, तुरंत लार टपकनी शुरू हो गई, क्योंकि उसका जो था वो अननेचुरल स्टिमुलस था। उसकी जो बेल थी, उसकी जो घंटी थी, वो क्या है, अननेचुरल थी। जबकि पहले जो नेचुरल जो फूड था, नेचुरल जो स्टिमुलस था, जब उसको भोजन दिया जाता था तो कुत्ते की लार टपकती थी। लेकिन कुत्ते ने अपने आप को घंटी और भोजन के साथ इस टाइप से एसोसिएट कर दिया, कुत्ते के दिमाग में इस टाइप की बात आ गई कि जब घंटी बजती है तभी मुझे भोजन प्राप्त होता है। क्योंकि पावलोव क्या है, ठीक भोजन देने से आधा सेकंड पहले या 1 सेकंड पहले घंटी बजाते थे और उसके बाद ही कुत्ते को भोजन देते थे। तो कुत्ते को यह आभास हो गया, कुत्ता इस टाइप से उससे संबंधित हो गया, इस टाइप से कुत्ते ने अपने आप को उससे कनेक्ट कर दिया कि जब घंटी बजेगी तभी मुझे भोजन प्राप्त होगा। लेकिन जब पावलोव महोदय ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो केवल खाली घंटी बजा देते थे, तो घंटी सुन करके ही क्या है, कुत्ते की लार टपकने लग जाती, क्योंकि कुत्ता क्या है, उससे कनेक्ट हो गया था। उसको ये पूरा बिल्कुल क्लियर था कि जब घंटी बजेगी तो मुझे भोजन भी प्राप्त होगा। तो इस प्रोसेस को आप नेक्स्ट फिगर से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि पावलोव की जो कंडीशनिंग थ्योरी है, इसमें उनके 4 भागों में इन्होंने भागा है। फर्स्ट वन है नेचुरल और अनकंडीशनल स्टिमुलस।
यानी नेचुरल जो स्टिमुलस है, जैसे मैंने अभी किया कि जैसे सपोज भोजन है, तो भोजन क्या है इस प्रैक्टिकल में नेचुरल स्टिमुलस है या अनकंडीशनल स्टिमुलस है, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए इसको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कि जब हम किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को हम नेचुरल स्टिमुलस पेश करेंगे, उसके सामने जब हम नेचुरल स्टिमुलस को रखेंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल ही होगा, नेचुरल ही रिस्पॉन्स उसका प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस यानी उसके साथ कंडीशन रखी गई है, जैसे कि प्रेजेंट जो प्रैक्टिकल है उसमें बेल है, घंटी का बजना क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है। और नेक्स्ट है कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो कंडीशनल रिस्पॉन्स तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स होगा वो तो नेचुरल ही होगा। सपोज है लार का टपकना है, कुत्ते की लार टपकती है, तो चाहे आप उसको यूसीएस पेश कीजिए, चाहे आप उसको सीएस पेश कीजिए, उसका तो जो रिस्पॉन्स है वो यूसीआर ही होगा, यानी वो नेचुरल या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही वो होगा। नेक्स्ट आप इस जो डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहां पे हम देखेंगे तो बिफोर कंडीशनिंग, जब तक कि कुत्ते के बीच पे और घंटी के बीच में कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, कोई कंडीशन नहीं रखी गई है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है, हम कुत्ते के सामने घंटी बजा रहे हैं, कंडीशनल स्टिमुलस है, कंडीशनल स्टिमुलस है, घंटी है, हम घंटी बजा रहे हैं, कुत्ते के सामने आप कितनी घंटी बजाते रहिए, कुत्ते में उसकी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, कुत्ता कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी जो नेचुरल स्टिमुलस है भोजन, जैसे हम कुत्ते के सामने भोजन पेश करेंगे, कुत्ते की क्या है लार निकलनी, उसका सैलिवा निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी लार टपकनी शुरू हो जाएगी। तो ये कंडीशन है बिफोर कंडीशनिंग, जब तक कि हमने कुत्ते को स्टिमुलस के साथ, घंटी के साथ हमने उसको क्या किया है, कंडीशन नहीं किया, उसकी संबद्धता नहीं करी है, तब तक कि हमारी पैरी पोजीशन ऐसी रहती है कि अगर हम कुत्ते के सामने घंटी बजाएंगे तो कुत्ते पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और जब हम कुत्ते के सामने भोजन रखेंगे तभी क्या है उसकी लार टपकेगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, जब हमारा प्रैक्टिकल हो रहा होता है, जब हमारी प्रोसेस ऑन होती है, उस समय हम इस प्रतिक्रिया को करते हैं कि हम कंडीशनल स्टिमुलस जो कि घंटी है, हमारी बेल है, उसको बजाते हैं, और उसके साथ साथ आधे सेकंड बाद या 1 सेकंड बाद यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी भोजन भी देते हैं। पहले हमने घंटी बजाई, पहले हमने सीएस किया और उसके बाद यूसीएस किया, तो उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स होगा तो वो उसका सैलिवा निकलेगा, उसकी लार टपकेगी, क्योंकि घंटी बजाने से कुत्ते पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस उसके सामने रखा तो उसकी क्या है लार टपकनी शुरू हो गई। ये ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और आफ्टर कंडीशनिंग, जब ऐसी स्थिति हो गई, इस प्रोसेस को हमने कई बार कर दिया कि हम तुरंत घंटी बजा रहे हैं, घंटी बजाने के आधे सेकंड बाद हम क्या है कुत्ते के सामने भोजन पेश कर रहे हैं, तो उसकी लार टपकनी शुरू हो जाती है। जब ये प्रक्रिया कई बार हो जाती है आफ्टर द कंडीशनिंग, जब उसकी कंडीशनिंग हो गई है, तो केवल क्या है हमने घंटी बजाई, कंडीशनल स्टिमुलस पेश किया, हमने जैसे ही घंटी बजाई कुत्ते की लार टपकनी शुरू हो जाती है, सैलिवा निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता क्या है इससे कंडीशनड हो गया है, घंटी से कंडीशनड हो गया है, घंटी से उसकी संबद्धता हो गई है, उसको ये आभास हो गया है कि जैसे ही घंटी बजेगी मुझे भोजन मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट सबसे आप इसको और क्लियर कर पाएंगे, एक पैरा डायग्राम है जो कंडीशनिंग जो प्रोसेस है उसका, यहां पर आप देख पाएंगे ये यूसीएस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, भोजन है यानी नेचुरल स्टिमुलस है, और यहां पर इसके बाद कुत्ते का क्या है सैलिवा निकलना लगता है, लारवा निकलने लगता है, लार उसकी निकलने लगती है। जैसे ही हम भोजन कुत्ते के सामने करते हैं वैसे ही क्या है कुत्ते की लार निकलनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अनकंडीशनल स्टिमुलस है, हमारे पास फूड है, और कंडीशनल स्टिमुलस है, बेल है, हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं। हम पहले घंटी बजा रहे हैं, उसके तुरंत बाद उसको भोजन दे रहे हैं, तो कुत्ते का क्या है सैलिवा निकल रहा है, उसकी लार टपक रही है। अनकंडीशनल यानी कि नेचुरल प्रोसेस है, ये प्रोसेस होनी ही होनी है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, केवल घंटी बजा रहे हैं, फिर भी कुत्ते की क्या है लार टपक रही। तो अगर आप इस पोर्शन में देखेंगे, यहां पर अगर आप कुत्ते को भोजन दे रहे हैं तो भी कुत्ते की लार टपक रही है, कुत्ते को हम घंटी बजा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो भी क्या है उसकी लार टपक रही है, और चाहे हम लास्ट में घंटी बजा दे रहे हैं तो भी उसकी क्या है लार टपक रही है। इस टाइप से
कुत्ते का कनेक्शन हो गया, कहां हो गया, यहां पर अगर हम यहां देखेंगे तो कंडीशनल रिस्पॉन्स है ये, लेकिन कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, वही है कंडीशनल रिस्पॉन्स जो कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। यहां पर ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है और यहां पर क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है। हम यहां पर देखेंगे जबकि यहां पर सैलिवा निकल रहा है और यहां पर क्या है, सैलिवा निकल रहा है, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है और ये कंडीशनल रिस्पॉन्स है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो एक ही ये है कि दोनों जगह क्या है, लार टपक रही है। यहां भी कुत्ते की लार टपक रही है और यहां भी कुत्ते की लार टपक रही है, जबकि जो प्रतिक्रिया है, जो स्टिमुलस है, वो अलग अलग है। अगर आप यहां देखेंगे तो स्टिमुलस क्या है, हमारा फूड है, भोजन हमने बच्चे कुत्ते को दिया है, तभी उसकी लार टपक रही है। लेकिन इस प्रक्रिया में हम क्या करें, हमारा स्टिमुलस क्या है, एकदम कंडीशनल स्टिमुलस है। यहां पर केवल घंटी बज रही है, तब भी उसको क्या है, लार ही कुत्ते की टपक रही है। नेक्स्ट में आप ये प्रिंसिपल्स हैं उसके, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है। नेचुरल स्टिमुलस से क्या होगा, आपका नेचुरल ही रिस्पॉन्स होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप कुत्ते को भोजन देंगे तो उसकी लार टपेगी। नेक्स्ट है अननेचुरल स्टिमुलस। अननेचुरल स्टिमुलस इज घंटी, बेल, जो कि नेचुरल नहीं है, यहां पर वो है, और आपका क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है। दोबारा से यहां पर आपका भोजन रखा हुआ है, तो क्या है यहाँ पे, नेचुरल रिस्पॉन्स फॉर नेचुरल स्टिमुलस। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि नेचुरल रिस्पॉन्स फॉर नेचुरल स्टिमुलस, यहां पर इसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, अननेचुरल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, बल्कि किसके लिए हो रही है, नेचुरल के लिए हो रही है। नेचुरल हमारा क्या है, भोजन है, इसके लिए ही क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स फॉर नेचुरल स्टिमुलस, इसके लिए प्रतिक्रिया यहां पर हो रही है। अब लास्ट वन में अननेचुरल स्टिमुलस, रिपीट हो रहा है कि अननेचुरल स्टिमुलस है। अननेचुरल स्टिमुलस क्या है, बेल है, हमारी घंटी बजा रही है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। क्या हो रहा है, ये कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये यहां से और यहां पर कनेक्शन हो रहा है, इसका ये कनेक्शन हो रही है अननेचुरल स्टिमुलस की, किससे हो रही है, नेचुरल रिस्पॉन्स से हो रही है। रिस्पॉन्स हमारा यही रहेगा। तो इस टाइप से पावलोव ने जो एक थ्योरी दी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो थ्योरी दी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो थ्योरी की, उन्होंने ये कहा है कि जब भी हमारी ऐसी स्थितियां आती है, तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हम क्या है, किसी स्टिमुलस के प्रति इतने सजग हो जाते हैं, इस टाइप से उससे अनुबंधित हो जाते हैं, इस टाइप से हमारी प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ जाती है कि हमारे पास क्या है, अननेचुरल कंडीशन जो स्टिमुलस है वो भी अगर आ जाता है, तो भी हमारा क्या है, जो रिस्पॉन्स है वो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स ही क्या है, उसके सामने आता है। इस ढंग से उन्होंने इसके कुछ कंडीशंस ऑफ द कंडीशनिंग का है। पावलोव महोदय ने ये माना है कि जब भी हम इस प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जब भी हम इस प्रयोग को कर रहे होते हैं, तो ये दो चार बातें हैं जिन बातों को कि हमको क्या है, बहुत ध्यान से इनको रखना, तभी हमारा प्रैक्टिकल सक्सेस होगा। अगर ये कंडीशंस हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। फर्स्ट वन इज प्रॉपर सीक्वेंस, कि हम जब भी प्रैक्टिकल को करें तो उस प्रैक्टिकल का क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, एक क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। यानी सबसे पहले अननेचुरल स्टिमुलस हमारा आना चाहिए। अननेचुरल स्टिमुलस मीन्स बेल, यानी अप्राकृतिक उद्दीपक, जो कि प्राकृतिक नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, वो पहले आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पहले क्या है, डॉगी को हमने पहले भोजन दे दिया। अगर हम यहाँ पर कुत्ते को पहले भोजन दे देंगे और उसके बाद घंटी बजाएंगे, तो कुत्ते पर बैल का कोई असर नहीं होगा। फिर तो उसके पास क्या है, भोजन पहले प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद आप कितनी घंटी बजाते रहिए तो कुत्ते पर उसका क्या है, कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए पहले क्या आना चाहिए, हमारे पास अननेचुरल स्टिमुलस आना चाहिए। पहले घंटी बजनी है और बीच का जो ड्यूरेशन है हाफ सेकंड, यानी आधे सेकंड का। जैसे ही हमने घंटी बजाई उसके इमीडिएट बाद हम क्या है, नेचुरल स्टिमुलस उसको देंगे। तुरंत हम क्या करेंगे, उसको नेचुरल स्टिमुलस देंगे और हम तुरंत उसके सामने भोजन प्रस्तुत करेंगे। हमने पहले अननेचुरल स्टिमुलस दिया, घंटी बजाई और तुरंत हाफ सेकंड बाद हमने उसको क्या है, नेचुरल स्टिमुलस दिया, उसको हमने भोजन दे दिया, तभी उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। अगर हम पहले नेचुरल स्टिमुलस कर देंगे और उसके बाद अननेचुरल करेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है नेचुरल स्टिमुलस शुड बी स्ट्रॉन्गर देन अननेचुरल स्टिमुलस। ये बिल्कुल फैक्ट है कि नेचुरल जो स्टिमुलस है, यानी जो भी चीज हम उसको बाद में दे रहे हैं, वो क्या है, पहले वाले से शक्तिशाली होनी चाहिए।
तभी उसका क्या है, रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। अगर पहले वाला ही जो स्टिमुलस है वो अगर शक्तिशाली हुआ तो उसके बाद क्या है, कोई असर नहीं होने वाला है। सपोज है डॉगी है, उसको भूख लगी हुई है, एक दूसरा एग्जांपल है, थोड़ा सा अगर आप इसको अलग हट करके समझेंगे। अगर डॉगी है, डॉगी को बहुत भूख लगी हुई है, और जैसे ही वो पिंजरे के बाहर आता है, आप उसके सामने क्या है, मांस के टुकड़े फेंक दिए, तो वो तुरंत उनको खा देगा। और जब मांस का टुकड़ा उसने खा दिया, उसके बाद उसके सामने रोटी रख देंगे, तो वो रोटी को नहीं खाएगा फिर, क्योंकि जो पहले वाला है वो क्या हो गया, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, ज्यादा मजबूत हो गया है, इसलिए वो दूसरे वाले को नहीं खाएगा। इसलिए पावलोव महोदय ने कहा है कि नेचुरल स्टिमुलस शुड बी स्ट्रॉन्गर देन अननेचुरल स्टिमुलस, यानी आपका जो दूसरा वाला है वो क्या है, ज्यादा मजबूत होना चाहिए। पहले वाला मजबूत नहीं होना चाहिए, पहले वाला क्या होना चाहिए, केवल सिंबॉलिक होना चाहिए, एक सिंबल के रूप में होना चाहिए। और दूसरा वाला जो स्टिमुलस है वो क्या है, आपका बहुत शक्तिशाली स्टिमुलस होना चाहिए, जिससे कि जो प्राणी है, जो जीव है, जो आपका ड्राइव है, वो क्या है, उसके लिए उत्तेजित हो सके, उसको पाने की लालसा वो कर सके। तीसरा वाला है रिपीटिशन ऑफ नेचुरल एंड अननेचुरल स्टिमुलस। जब भी आप इस प्रयोग को करें, जब भी आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे, जब भी हम इस टाइप के प्रैक्टिकल को करेंगे, तो नेचुरल और अननेचुरल जो स्टिमुलस है उनमें क्या होना चाहिए, रिपीटिशन होना चाहिए। यानी ये प्रक्रिया हमको एक बार करने से नहीं होगी, हम एक बार इस प्रैक्टिकल को करने से हम किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं कर पाएंगे, हमारा अधिगम अस्थायी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको क्या है, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ेगा, रिपीटिशन करना पड़ेगा, कि हम क्या है, पहले जो हमारा जीव है, जो प्राणी है, उसको हम पहले अननेचुरल स्टिमुलस दें, फिर उसको नेचुरल दें, फिर अननेचुरल दें। यानी इस प्रक्रिया को हमको कई बार अपनाना पड़ेगा। जब हमको ये प्रतीत हो जाएगा कि हमारा जो जीव है वो क्या है, वो उस स्टिमुलस से क्या है, संबद्ध हो गया है, उसने जो अननेचुरल जो स्टिमुलस है उससे अपने आप को ढाल दिया है, तभी हमारा जो सीखने की प्रक्रिया हो तभी पूर्ण हो पाएगी। और नेक्स्ट वन, नो अदर स्टिमुलस। इसके अलावा नेचुरल और अननेचुरल स्टिमुलस के अलावा कोई दूसरा स्टिमुलस नहीं होना चाहिए। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, पता चल रहा है कि हमने घंटी बजाई और घंटी बजाने के तुरंत बाद हमने उसको भोजन दे दिया, और उसके तुरंत बाद हमने क्या, उसके सामने पानी भी रख दिया। यानी हमने क्या करा कि उसके सामने दो स्टिमुलस रख दिए, उसके पास दो ऑप्शन दे दिए, एक तरफ हमने भोजन भी रख दिया और दूसरी तरफ हमने क्या है, पानी भी रख दिया। तो ये परिस्थितियां आ सकती है कि जो हमारा ड्राइव है, जो हमारा मेन थीम है, जो हमारा डॉगी है, जो हमारा चालक है, तो वो क्या है, जैसे ही वो केज से बाहर आए, वो हो सकता है कि वो एक बार भोजन प्राप्त करे और दूसरी बार हो सकता है वो पानी पिए। और ऐसी स्थितियां हो सकती है कि घंटी बजाने के बाद जब भी हम भोजन रखें या जब भी हम पानी रखें, तो ये हो सकता है कि कुत्ते की लार नहीं टपकेगी, क्योंकि उसके पास क्या हो गए, ऑप्शन हो गए, उसके पास दूसरे स्टिमुलस हो गए हैं। इसलिए हमको क्या है, केवल एक ही स्टिमुलस, जो हमारा एक नेचुरल स्टिमुलस है और एक जो अन्य अननेचुरल स्टिमुलस है, उसको ही हम क्या है, यूज करें। तो इस टाइप का क्या है, हम किसी दूसरे स्टिमुलस को भी हम है प्रयोग ना करें। तो ये इस टाइप का पावलोव का जो एक सिद्धांत था, जो थ्योरी थी, उन्होंने उसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया। इसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे ये प्रिंसिपल उन्होंने बनाए हैं, एक्साइटेशन का बनाया है, एक्सटेंशन का बनाया है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी का बनाया है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन का बनाया है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का बनाया है, एक्सटर्नल इनहिबिटेशन का बनाया है, टेम्पोरल सीक्वेंस का बनाया है, सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग का बनाया है, और रे इन्फोर्समेंट का उन्होंने बनाया है। तो इसके आधार पर जब उन्होंने इतने सारे ये जो प्रयोग उन्होंने किए हैं पावलोव ने, तो इसका एक ब्रीफ में हम ये कह सकते हैं कि जैसे चलिए अगर आप इस पॉइंट को उठा करके देखें, एक्सटर्नल इनहिबिटेशन, इसका मतलब ये कि बाहरी कोई भी बाधा उसमें नहीं आना चाहिए। जब भी हम इस प्रयोग को कर रहे होते हैं, जब भी हम इस प्रक्रिया को अपना रहे होते हैं, अधिगम की हम प्रक्रिया को अपना रहे होते हैं, तो कोई भी बाहरी बाधा उसमें नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई बाधा आती है, अगर किसी तरह की कोई बाधा आती है, तो हमारी जो प्रक्रिया है, हमारा जो प्रैक्टिकल है, सीखने की जो हमारी जो प्रक्रिया है, वो पूर्ण नहीं हो पाई जाएगी, वो बाधित हो जाएगी, और हमारा जो एक उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, वो बाधित हो जाएगा। इसी ढंग से अगर हम इस पर डिस्कशन करें, रे इन्फोर्समेंट को, यानी पुनर्बलन प्राप्त करना। पुनर्बलन आप भली भांति जानते होंगे कि पुनर्बलन हमको तभी मिल पाता है, जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया कि अगर हम पावलोव के प्रैक्टिकल की बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट का जो एक पॉइंट है, ये दोनों ही जगह काम आता है, चाहे हम थॉर्नडाइक्स का प्रैक्टिकल देखें, चाहे हम पावलोव की थ्योरी को देखें। पावलोव महोदय ने भी रीइंफोर्समेंट पे बहुत जोर दिया है। उनका कहने का आशय यह है कि जब भी हम
एक नेचुरल जो स्टिमुलस हमारा है, जब हम अननेचुरल स्टिमुलस पेश करते हैं तो उसके तुरंत बाद नेचुरल स्टिमुलस का होना बहुत जरूरी है। यानी जब भी हम कुत्ते के सामने घंटी बजाएं तो उसके बाद, उसके इमीडिएट बाद कुत्ते को भोजन देना बहुत जरूरी है। अगर हम कुत्ते को भोजन नहीं देंगे तो उसको पुनर्बलन नहीं मिलेगा, वो दोबारा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो रीइंफोर्समेंट मिलना बहुत जरूरी है। अगर उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा तो उस प्रतिक्रिया को दोबारा से नहीं करेगा। इसलिए जब भी हम कुत्ते के सामने, अगर हम जो हमारा नेचुरल अननेचुरल जो हमारा स्टिमुलस है, घंटी अगर हम बजा रहे हैं, तो उसके इमीडिएट बाद क्या है, कुत्ते को भोजन देना बहुत जरूरी है। अगर हम भोजन नहीं देंगे तो कुत्ता क्या है, लालायित नहीं होगा और उसको किसी भी तरह का पुनर्बलन नहीं मिलेगा, दोबारा से क्या है, उसके मुंह से कभी भी लार नहीं टपकेगी। इसी ढंग से थॉर्नडाइक महोदय के प्रैक्टिकल में भी, जब हम बिल्ली को पिंजरे में बंद रहती है, बिल्ली भूखी बिल्ली रहती है, अगर आप भूखी बिल्ली को चटकनी खोल करके जैसे बिल्ली बाहर आती है, अगर उसको बाहर रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, अगर उसको पुनर्बलन नहीं मिलेगा, अगर उसको बाहर भोजन नहीं मिलेगा, तो वो बिल्ली क्या है, दोबारा से पिंजरे को खोलने की कोशिश ही नहीं करेगी, क्योंकि उसको कहीं से पुनर्बलन नहीं मिल रहा है, उसको कहीं से भी रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है। पावलोव महोदय ने भी क्या है, ये बहुत सारे सिद्धांतों का उन्होंने भी प्रतिपादन किया है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने जो सीखने की जो सिद्धांत है, लर्निंग की जो थ्योरी है, उसमें बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवाद जो था, उस पर आधारित दो प्रयोगों पर हमने डिस्कशन किया। पहला था थॉर्नडाइक का, जिन्होंने कि अपना प्रैक्टिकल एक बिल्ली के ऊपर किया, और दूसरा था पावलोव की थ्योरी, जिन्होंने कि अपना जो प्रयोग है वो एक कुत्ते के ऊपर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।